नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं वेदा करियर इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम यहां पर जो एग्रीकल्चर के एग्जाम्स होते हैं या फिर व्यापम का कोई भी एग्जाम जो व्यापम कंडक्ट करवाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए आज से इंग्लिश हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े, जल्दी से जुड़ जाइए और लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सके या फिर सभी लोग इसका बेनिफिट ले सके। आइए, तो आज पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है असल में। ठीक, तो वैसे व्यापम सभी जो एग्जाम्स होते हैं व्यापम के, वो सभी के सभी हमारे इस क्लासेस में कवर हो जाएंगे। चल, तो जैसे कि टेंस आता है, इसके बाद में पैसिव वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, मोडाल्स और वोकैबुलरी। ठीक, वोकैब में भी कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, इस तरह से आपका जो सिलेबस है इस तरह से है। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक, हाँ, तो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। लास्ट एग्जाम जो आपका कंडक्ट हुआ था, जो कि स्थगित हो चुका है, फिर से उसको वो एग्जाम जो है व्यापम कंडक्ट करवाने वाला है। ठीक, तो एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं उनके लिए मैं बता दूं कि प्रीपोजिशन से कम 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो व्यापम के और भी एग्जाम्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा आपका जेल प्रहरी, जो भी XYZ, सभी के लिए ये क्लास आपकी जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है पहले हम इसे समझते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में। तो आपको बचपन से आपने ये सुना तो होगा कि एट होता है, इन होता है, ओवर होता है ना, अलोंग होता है, अक्रॉस होता है, टुवर्ड्स होता है। तो ये सारे के सारे शब्द हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे समझ में नहीं आए। क्लियर? तो असल में इन्हें ही प्रीपोजिशन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है ये हम समझते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट। तो देखिएगा, तो यहां आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या लिखा है। देखिए, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं तथा उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्द से बताते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। क्लियर? तो सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं और साथ ही साथ वाक्य में, सेंटेंस में अन्य शब्दों से भी अपना संबंध स्थापित करते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। मैं समझता हूं यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलिए देखते हैं। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा है सर, यहां पर ये जो नाउन प्रोनाउन है ये है क्या? ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझते हैं ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। चलिए, तो मैंने बोला कि वेयर आर यू, मैंने आपसे पूछा वेयर आर यू। ठीक, अब वेयर आर यू पूछा तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप कहां पर हो। ठीक, तो वेयर आर यू इट मींस आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहां पर हो। तो आपने बोला सर वी आर इन द क्लास। क्या कहा आपने? वी आर इन द क्लास। तो हम क्लास में हैं। यहां तक बात क्लियर है? हाँ, तो हम क्लास में है। सवाल आपसे किया गया वेयर आर यू, या फिर मैंने आपसे पूछा वेयर हैव यू केप्ट योर मोबाइल। व्हाट एम आई आस्किंग टू यू? मैंने पूछा आपसे, या मैं पूछ रहा हूं कि भैया आपने अपना मोबाइल कहां पर रखा है? तो आपने बोला सर आई हैव केप्ट माई मोबाइल इन द बैग। तो ये जो इन है, ये एट है, ये आपकी क्या कर रहा है? पोजीशन को बता रहा है, ये स्थिति को बता रहा है। क्लियर हुई बात? ठीक, उसी तरह से यदि मैं आपसे पूछूं कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं? तो जो भी है, जो भी आपका एड्रेस है, जहां भी आप रहते हैं, तो आप मुझे वही बताएंगे। जैसे किसी ने कहा विल लिव एट पलासिया,
तो प्लासिया से पहले क्या लगा है? एट। तो ये आपकी पोजीशन बता रहा है, ये स्थिति को बता रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। क्लियर? तो ये है नाउन और प्रोनाउन। लेकिन अभी भी बातें जो है आपको क्लियर नहीं हुई। चलिए देखते हैं। तो फिर से देखिएगा, मैंने बोला ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं तथा उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से भी बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, सर ये नाउन प्रोनाउन क्या है? ये हमें नहीं आ रहा है समझ में। ये जो नाउन प्रोनाउन है सर, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि सर आपने ये डेफिनेशन जो लिखी है, ये जो परिभाषा लिखी है, यहां पर ये नाउन क्या है, ये प्रोनाउन क्या है, इसका थोड़ा सा बता दीजिए सर। तो आइए देखते हैं कि ये नाउन प्रोनाउन असल में है क्या। तो मैं परिभाषा आपको बता चुका हूं, उसमें से मैं बात कर रहा हूं आपसे कि नाउन असल में क्या होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर शब्द आया है, तो आपके दिमाग से ये बात क्लियर होनी चाहिए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन। अब नाउन तो हम बचपन से पढ़े हैं, है ना। हम देखिएगा कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और यहां से नाउन पर कैसे आ गए। ठीक, तो अभी जस्ट मैंने आपको यहां पर डेफिनेशन बताई है। डेफिनेशन में जो शब्द आ रहा था नाउन, उसे हम थोड़ा सा यहां पर इंट्रो हम समझते हैं उसका कि क्या होता है। तो बचपन से हम समझते आ रहे हैं कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन मतलब होता है संज्ञा। जैसे मैंने बोला अमित, मैंने बोला अमित, या फिर मैंने बोला राम। क्या कहा मैंने कहा राम। तो राम यहां पर असल में क्या है? राम जो है यहां पर क्या है? एक नाउन है ना। राम यहां पर क्या है? एक नाउन है। तो किसी व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। उसी तरह से देखिएगा सेकंड पे लिखा रिवर, तो रिवर भी क्या है? आपने बोला नदी, मैं नदी में जा रहा हूं, है ना, या नदी के पास में बैठा हूं। तो कहां पर बैठे? नदी के पास में। तो नदी भी यहां पर क्या है? नाउन है। उसी तरह से इंदौर, किसी जगह का नाम ले लिया हमने बोला भैया हम दिल्ली जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दिल्ली। तो दिल्ली एक यहां पर एक जगह की बात हो रही है, एक स्थान की बात हो रही है, तो वो भी क्या है? आपका एक स्थान है। इसके बाद में लस्सी, है ना, पीने वाली लस्सी, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो ये भी क्या है? एक नाउन है। मैं अभी आपसे कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक, थोड़ा सा हमें समझना है इसलिए। हैप्पी, किसी का भाव पता चले, तो ये भी क्या है? नाउन। तो ये सभी एग्जाम्पल्स है किसके? नाउन के। तो बात समझ में आ गई आपको कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव को बताता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? नाउन। यहां तक बातें क्लियर है? चलिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, यहां पर अब जो डेफिनेशन हमने देखा था कि ऐसे शब्द जो किस नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं तथा उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से भी बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक, तो नाउन तो हमने देख लिया। इसके बाद में प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है? देखिए, प्रोनाउन नाउन की बारंबारता को हम रोकने के लिए, क्या कहा मैंने कि नाउन की जगह लगने वाले शब्दों को या बार बार नाउन को न लगाते हुए जिन शब्दों का प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं, वाक्य में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, आइए तो यहां पर देखिएगा, नाउन की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। तो देखिएगा यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या है? देखिए, दिनेश इज नॉट कमिंग बिकॉज दिनेश इज नॉट कमिंग बिकॉज दिनेश इज नॉट वेल टुडे। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है? दिनेश इज नॉट कमिंग बिकॉज ही इज नॉट वेल टुडे। ठीक, तो दिनेश इज नॉट कमिंग और फिर से यहां पर क्या है? दिनेश। आप दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ चेंजेस आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक, कोशिश कीजिएगा क्या लिखा है समझने की। पहला जो सेंटेंस है यहां पर वो क्या है? दिनेश इज नॉट कमिंग बिकॉज दिनेश इज नॉट वेल टुडे। दिनेश नहीं आ रहा है क्योंकि दिनेश आज ठीक नहीं है, या वो अच्छा नहीं है आज, मतलब तबीयत खराब है उसकी। यहां तक बात क्लियर है? हाँ। उसके बाद में दूसरे सेंटेंस को पढ़िएगा,
क्या है? दिनेश इज नॉट कमिंग बिकॉज ही इज नॉट वेल टुडे। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ रही है कि दिनेश नहीं आ रहा है क्योंकि वह ठीक नहीं है आज। दिनेश आज नहीं आ रहा है, वो आज ठीक नहीं है। तो समझिएगा यहां पर देखिए क्या दिया है, दिनेश। इसके बाद में यहां पर देखिए ही आ रहा है। दोनों सेंटेंस सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। पहला ऊपर वाला देखना, ऊपर वाले पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, यहां पर यहां भी क्या दिया है, दिनेश दिया है। दूसरा वाला यहां पर जो कनेक्ट हो रहा है वो क्या है, दिनेश। बात समझ में आ गई यहां पर? हाँ। तो अब जब आप पहला सेंटेंस देखते हैं तो यहां पर दिनेश रिपीट हो रहा है दूसरी बार, और ये सुनने में भी कैसा लग रहा है, अटपटा लग रहा है। क्लियर हुई बात? हाँ। तो दिनेश इज नॉट कमिंग बिकॉज दिनेश इज नॉट वेल टुडे। तो यहां पर दिनेश का रिपीटेशन हो रहा है पहले वाले सेंटेंस में। पहला जो सेंटेंस है यहां पर दिनेश का रिपीटेशन हो रहा है। पहले सेंटेंस जो यहां से शुरू हो रहा है यहां पर भी दिनेश दिया है, फिर से दूसरी बार भी दिनेश दिया है। तो यहां पर नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? नाउन का रिपीटेशन। दूसरे सेंटेंस को देखिएगा, दूसरे में जो लिखा है दिनेश, इसके बाद में अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, यहां पर बिकॉज के बाद में ही दिया है। तो ये जो ही है यही आपका प्रोनाउन है। ये जो ही है ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो दिनेश को न लगाते हुए हमने किसको लगाया यहां पर, तो आप कहेंगे सर यहां लगाया है ही को। तो ही जो है हमारा ये है प्रोनाउन। क्या है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। यहां तक बात क्लियर है? तो ये जो ही है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। तो ही यहां पर दिनेश का रिपीटेशन, यहां पर दो बार दिनेश आ रहा था, ऊपर भी दिनेश आ रहा था, यहां पर भी दिनेश आ रहा था। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चलता है कि दिनेश नहीं आ रहा है क्योंकि वो आज ठीक नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई? हाँ। तो यहां पर रिपीटेशन किसका रुका, दिनेश का रुका। दिनेश की जगह किसको लगाया हमने, तो हमने लगाया प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो क्या है, ही है। तो ही हमारा क्या हुआ यहां पर, सब्जेक्ट हुआ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो ये है हमारा नाउन और प्रोनाउन। तो इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में समझा, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद आपकी क्लासेस रेगुलर रहने वाली है। नेक्स्ट, हाँ, तो फिर से अब डेफिनेशन पर लौटते हैं। अब शायद आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि ये जो नाउन लिखा था ये प्रोनाउन था, कि ये होता क्या है आखिर में, है ना। इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहां पर फिर से हम डेफिनेशन पे आ चुके हैं। ठीक, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं तथा उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से भी बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर? आइए, तो मैं समझता हूं ये परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि असल में क्या है। तो यहां पर लिखा है द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल। द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या है, द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल। ये एक वाक्य दिया है, ध्यान से समझिएगा इस वाक्य को। क्या है, द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहां पर इसका अर्थ क्या होगा कि फोन जो है, फोन रखा हुआ है किस पर, टेबल पर। यही है, देखते हैं। तो यहां अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी जस्ट हमने देखा कि नाउन क्या होते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे ये बताइए इस सेंटेंस में नाउन क्या है, इस सेंटेंस में नाउन क्या है, तो आप कहेंगे सर यहां पर जो नाउन है वो क्या है, द टेबल है। क्लियर? यही है। हाँ, तो द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल। तो ये जो टेबल है ये हमारा क्या हुआ, ये है हमारा नाउन। इससे पहले अगर मैं बात करूं आपसे इस ऑन की, अगर मैं बात करता हूं इस ऑन की, तो ऑन जो है यहां पर ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। क्लियर? हाँ, तो द टेबल से पहले जो शब्द है यहां पर वो क्या है, ऑन। और ये ऑन का अर्थ है यहां पर या फिर ऊपर, पर या फिर ऊपर। तो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। क्या कहा उसने, टेबल के ऊपर। तो यहां पर समझिएगा द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल।
फोन टेबल के ऊपर रखा हुआ है। फोन कहां पर रखा है? टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो स्पर्श करते हुए कंडीशन है, मान लो ये आपका टेबल है ना, इसके ऊपर क्या है? एक फोन रखा हुआ है, ठीक है, जो भी है। तो कैसा है स्पर्श करते हुए? तो यहां पर यही बात पता चलती है कि जो फोन की कंडीशन है, जो फोन की कंडीशन है वो कैसी है? वो रखी हुई है। वो कहां पर रखी है? तो आप कहेंगे सर टेबल के ऊपर रखी है। कोई डाउट यहां तक? मैं समझता हूं आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। तो फोन की बात हो रही है, और फोन कहां पर रखा है? फोन की कंडीशन क्या है? वो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है। वो किस कंडीशन में रखा है? कि रखा हुआ है, लेकिन कैसा? स्पर्श करते हुए, हवा में तो नहीं तैर रहा है। तो यही बात है, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से भी बताते हैं। ठीक, तो अब उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं। जैसे ये फोन का संबंध काय से है? किस चीज से? तो टेबल से है। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं क्या है? स्पर्श करते हुए कंडीशन में। क्लियर? तो ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट, ही लिव्स इन पुणे। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि जैसे मैंने पूछा वेयर डू यू लिव, या फिर वेयर डज ही लिव, वो कहां पर रहता है ना? तो वो कहां रहता है? तो आपको जो भी उसके बारे में पता था, आपने कहा कि सर वो पुणे में रहता है। वो कहां रहता है? वो पुणे में रहता है। तो देखिएगा यहां पर ये जो पुणे है, ये एक स्थान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्थान। ये क्या है? एक जगह है। ये एक जगह है, ठीक। और यहां पर इससे पहले अगर मैं बात करूं, ये इन, तो इन जो है हमारा ये प्रीपोजिशन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। यहां तक बात क्लियर? हाँ। तो पुणे से पहले क्या लगाएं? प्रीपोजिशन लगाएं। वो क्या लगाएं? तो आप कहेंगे इन लगाएं। तो इनका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? में। तो वह पुणे में रहता है। कहां रहता है वो पुणे में रहता है। क्लियर यहां तक? चलिए, तो ये एक स्थान की बात हो रही है। तो ऐसे शब्द जो क्या है? नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं, ठीक। तो यहां पर नाउन हमारा क्या है? ये नाउन है हमारा क्या? पुणे। नेक्स्ट, और समझते हैं आगे हम। देखिए, तो नाउन तो हमने समझ लिया। अब हमने ये भी बोला कि प्रोनाउन से पहले लगने वाले शब्दों को भी हम प्रीपोजिशन कहते हैं, है ना। नाउन तो हमने समझ लिया। इसके बाद में मैंने आपको यह भी बताया था अभी कुछ देर पहले कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक। तो आइए एक एग्जांपल हमने प्रोनाउन का भी लिया है यहां से, यहां पर, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, तो शी कम्स बिफोर मी। यहां पर आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, क्या लिखा है? शी कम्स बिफोर मी, वो मुझसे पहले आती है। क्या लिखा है? वो मुझसे पहले आती है। तो यहां देखिएगा, ये जो मी है, ये मी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ये मी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। और इससे पहले क्या लगा है? ये आपका प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो वो आती तो है, लेकिन किससे पहले आती है? मुझसे पहले आती है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। इससे पहले क्या लगा है? तो आप बोलेंगे सर प्रीपोजिशन लगा है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं, इससे आगे और हम बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और हमने एग्जांपल्स के थ्रू यहां पर हमने समझा भी है कि वास्तव में प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। क्लियर? आइए, नेक्स्ट, तो यहां पर सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है वो है एट। एट, तो एट होता क्या है ना। तो अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, हमारा जो सबसे पहला प्रीपोजिशन जो जिसे हमें पढ़ना है आज की क्लास में, वो है एट। एट क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं आपसे एट के बारे में, तो एट जो होगा वो होता है पर या में। क्या होता है? पर या में। तो एट का जो अर्थ होगा दोस्तों वो होगा पर या में। पर या में। तो एट का जब भी हमसे पूछा जाए कि भैया आप हमें एट बताइए, तो एट हम याद रखेंगे, एट होता है पर या फिर में के अर्थ में। और
ये होता है छोटी जगहों के लिए। किसके लिए होता है? छोटे स्थानों के लिए। तो जब भी हमें स्मॉल प्लेसेस की बात करनी हो तो हम किसको डिनोट करेंगे? एट को। किसको दिखाएंगे? एट को। तो एट का जो हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है, अगर हमसे कोई पूछे कि एट मतलब क्या होता है, तो देखिएगा पर या फिर में। ठीक, तो ये बात अच्छे से हमें दिमाग में रखनी है। एट की जब भी बात करेंगे ये छोटा स्थान बताएगा। क्या बताएगा? छोटा स्थान। तो याद रखिएगा, छोटा स्थान बताता है कौन? एट। छोटा स्थान बताता है कौन? एट। यहां तक बातें क्लियर है? तो एट जो होता है ये छोटी जगहों को बताता है, लेकिन हिंदी अर्थ क्या होता है? तो हिंदी अर्थ बोलेंगे हम पर या में। आगे देखिए, अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो कुछ उदाहरण यहां पर हमने लिए हैं, आइए देखते हैं। माई फ्रेंड लिव्स एट पलासिया। माई फ्रेंड लिव्स एट पलासिया। मेरा दोस्त पलासिया पर रहता है या फिर पलासिया में रहता है। क्लियर? तो यहां अगर हम देखें इसको तो देखिएगा क्या लिखा है? माई फ्रेंड लिव्स एट पलासिया। तो एट पलासिया, तो पलासिया से पहले अगर हम देखें यहां पर तो ये क्या है? एट। और इस एट का अर्थ निकल रहा है क्या? पर या फिर में, है ना? कुछ भी एक, कोई भी एक, दोनों में से हम इसका मीनिंग ले सकते, कुछ भी गलत नहीं है। क्लियर? चलिए, तो मेरा दोस्त जो है वो रहता है, लेकिन वो कहां रहता है? वो पलासिया पर रहता है। तो यहां पर पलासिया जो है वो एक क्षेत्र है, और वो क्षेत्र कहां पर आ रहा है? इंदौर में आ रहा है। ठीक, तो छोटी छोटी जगह, जैसे आप छोटी जगह में, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर छोटी जगह हम कैसे समझेंगे? जैसे कोई बस स्टैंड हो, चौराहे की अगर हम बात करें, कोई गली की हम बात करें, या फिर कोई थिएटर की बात करें, कोई चौराहा, कोई दुकान, रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें। क्लियर हुई बात? रोड का किनारा हो गया, नदी का किनारा हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी जगह, लेकिन बड़ी जगह की हम बात यहां पर नहीं करते। तो एट जो होता है ये हमेशा हमें छोटे स्थान को बताता है, छोटी जगहों के लिए हम एट लगाते हैं। क्लियर? तो यहां पर पहले एग्जांपल में बात क्लियर हो गई हमें कि क्या होता है कि माय फ्रेंड लिव्स एट पलासिया। इट मींस कि यहां पर छोटी जगह की बात हो रही है, मेरा दोस्त कहां रहता है? पलासिया में रहता है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल। द स्टूडेंट्स आर coming at 5 o'clock. The students are coming at 5 o'clock. विद्यार्थी आ रहे हैं, लेकिन वो कब आ रहे हैं? वो 5 बजे आ रहे हैं। विद्यार्थी आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? 5 बजे। ठीक, तो यहां अगर हम देखें तो यहां भी हमें क्या पता चलता है? हमें यहां पता चलता है समय। क्या पता चल रहा है? समय। तो विद्यार्थी आ रहे हैं, लेकिन वो कितनी बजे आ रहे हैं? 5 बजे आ रहे हैं। तो जब हम समय बताते हैं, जब हमें टाइम बताना होता है, तो हम किसको लगाते हैं? एट को। तो यहां ये क्या बता रहा है? टाइम। तीसरा जो यूज है एट का वो देखिए। दे लेफ्ट द कॉलेज एट 23। दे लेफ्ट द कॉलेज एट 23। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया कब? 24 साल में, है ना? दे लेफ्ट द कॉलेज एट 23। उन्होंने कॉलेज छोड़ा कब? छोड़ा 24 साल में। तो यहां पर उम्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उम्र। तो एट 24, 24 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। आगे देखिए, द कार इज रनिंग एट फुल स्पीड। इसके बाद में नेक्स्ट जो यूज है वो क्या है? द कार इज रनिंग एट फुल स्पीड। कार चल रही है, लेकिन कैसी चल रही है? फुल स्पीड से। तो एट फुल स्पीड। तो जब हमें स्पीड बतानी होती है, जब हमें स्पीड बतानी हो, तब भी हम किसको लगाते हैं? एट को लगाते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? तो स्पीड को जब हम बताएंगे तो किसको लगाएंगे? एट को। आगे देखिए, यू वर लॉफिंग एट मी। मैंने आपसे बोला कि आप मुझ पर हंस रहे हो, है ना? भले ही नहीं हंस रहे हो, लेकिन मैंने आपसे ऐसा कहा कि यू आर लॉफिंग एट मी, है ना? वैसे यहां पर पास्ट का एग्जांपल है, इट डजंट मैटर, है ना? तो क्या हो रहा है यहां पर? तो आप मुझे लक्ष्य कर रहे हैं कि यार इसके ऊपर हंसना है। क्लियर? तो जब हम लक्ष्य करते हैं, जब हम टारगेट करते हैं, तो टारगेट के लिए भी हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं एट। तो यू आर लॉफिंग एट मी, तुम मुझ पर हंस रहे थे। तो ये हमें दोस्तों क्या बता रहा है? ये बता रहा है लक्ष्य। क्लियर है बातें यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। दिनेश गॉट दिस शर्ट एट 198। लास्ट वाले एग्जांपल को देखिए, क्या दिया है? दिनेश गॉट दिस शर्ट एट 198। दिनेश को ये शर्ट मिला, कितने में मिला?
198 रुपए में, है ना। 198 में दिनेश को शर्ट मिला या उसने शर्ट खरीदा। तो यहां पर ये हमें बता रहा है क्या, प्राइस। तो इतनी सारी चीजों के लिए क्या होता है, एट होता है। क्लियर है बातें। तो सबसे मेन पर्पस एट का जो होता है वो क्या होता है, छोटी जगहों के लिए बताता है, छोटा स्थान, पर या में के अर्थ में। बाद में हमने और भी यूजेस समझे जिसमें एज के लिए होता है, टाइम के लिए होता है, स्पीड बताता है, टारगेट करता है, प्राइस बताता है। तो इन सभी के लिए भी क्या होता है, एट होता है। लेकिन सबसे मेन पर्पस क्या है इसका, सबसे मेन काम है दोस्तों पर या में, लेकिन छोटे स्थान के लिए, बड़े स्थान के लिए नहीं। उसके लिए क्या होगा मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, है ना। इस डायग्राम को देखिएगा, इस चित्र को ध्यान से देखिए, ठीक है। इस चित्र को अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको एक बात समझ में आती है कि यहां एक बक्सा रखा है, एक बॉक्स रखा है, और उस बॉक्स के अंदर क्या है, एक बॉल रखी है। किस में है बॉल? अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉल किस में है तो आप बोलेंगे सर कि बॉक्स के अंदर है, या बॉक्स में बॉल है, या फुटबॉल है, जो भी है। यहां तक बात क्लियर। तो ये किसकी कंडीशन कैसी, बॉक्स में है। कैसी है, बॉक्स में, ठीक। तो ये चित्र आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते तो अब जो अगला प्रीपोजिशन है हमारा वो है इन। क्या है, इन। इन का अर्थ होता है में। क्या होता है इनका अर्थ? इनका अर्थ दोस्तों होता है में। तो उसके लिए हम इस चित्र को ध्यान में रखेंगे। तो ये जो बॉल है, ये जो फुटबॉल है, वो किस में है, ये है बॉक्स में। किस में, बॉक्स में। यहां तक बात क्लियर। हाँ, तो बॉक्स में फुटबॉल है या बॉल है। तो इनका जो अर्थ होगा दोस्तों याद रखिएगा, इनका अर्थ होता है में। क्या होता है, में। तो आपको याद रखना है इन जो होता है वो होता है में के अर्थ में। लेकिन अब सवाल ये आता है कि असल में ये किसके लिए होगा, है ना, मतलब कि क्या एक्चुअल यूज होगा इसका। तो याद रखिए इन मतलब होता है में, लेकिन बड़े स्थानों के लिए। किसके लिए, बड़े स्थानों के लिए, बिग प्लेसेस के लिए। जैसे अब बड़े स्थान क्या होंगे, राज्य, शहर, महानगर, देश आ जाए। क्लियर हुई बात। तो राज्य, शहर, महानगर या फिर देश की हम बात करें तो वहां हम लगाते हैं क्या, इन। तो इनको याद रखना है आपको। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे बड़े स्थान। क्या कहा मैंने, बड़े स्थान। बड़े स्थान जैसे राज्य, जैसे राज्य, राज्य, शहर, राज्य, शहर, या फिर महानगर, या फिर महानगर, या फिर देश, या फिर देश। क्लियर है। तो इन जो होता है वो बड़े स्थानों को दिखाता है, और हमने ब्रैकेट में लिखा है यहां पर कि जैसे राज्य आ जाए, शहर आ जाए, महानगर आ जाए, या जो देश हो, किसी भी देश का नाम। तो बड़ी जगहों के लिए हम लगाते हैं इन, छोटी जगहों के लिए हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। क्लियर। चलिए तो इसको याद रखना है। अब देखते हैं आगे। तो पहला जो यहां पर लिखा है एग्जाम्पल, उसको समझते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारे पास, ही इज वर्किंग इन मुंबई। क्या लिखा है दोस्तों, पहले एग्जाम्पल को देखिए क्या लिखा है, ही इज वर्किंग इन मुंबई। वो मुंबई में काम कर रहा है। ही इज वर्किंग इन मुंबई। तो कहां पर काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर मुंबई में काम कर रहा है। कहां पर, मुंबई में। तो अगर मैं यहां पर इस मुंबई को देखूं, या आप यदि इस शब्द को समझे, तो मुंबई एक शहर है ना, बड़ा है, कोई छोटी सी जगह तो है नहीं, है ना। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एट जो होता है ये छोटी जगहों के लिए होता है ना। लेकिन बड़ी जगह आ जाए तो क्या होगा, तो मैंने आपको बोला था, मैं कुछ देर बाद बताऊंगा, तो सुनिएगा अब। तो बड़ी जगह के लिए हम लगाते हैं इन। क्या लगाएंगे, इन। तो ही इज वर्किंग इन मुंबई, वो मुंबई में काम कर रहा है। आगे देखिए, तो यहां इसका अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों, यहां निकलेगा में। क्या निकलेगा, में। मैं समझता हूं यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए दूसरा, हिज फादर वॉज इन द आर्मी। यहां एक सेंटेंस आप देख रहे हैं, हिज फादर वॉज इन द आर्मी। क्या अर्थ हुआ इसका,
हिज फादर वॉज इन द आर्मी। तो बिल्कुल सिंपल सा यहां पर उदाहरण लिया है हमने, वो क्या है इसका हिंदी अर्थ अगर हम समझना चाहें, उसके पिताजी आर्मी में थे, उसके पिताजी आर्मी में थे। तो उसके पिताजी अगर आर्मी में थे तो ये सेंटेंस से हमें क्या बात पता चल रही है, इससे हमें पता चल रहा है स्थायी कार्य। क्या पता चल रहा है? स्थायी कार्य, परमानेंट कमीशन। तो यहां हम बोलेंगे यहां पर हिज फादर वॉज इन द आर्मी, इट मींस ये जो सेंटेंस है ये हमें क्या बता रहा है? ये बताता है स्थायी कार्य। क्या बता रहा है दोस्तों? स्थायी कार्य, स्थायी कार्य। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर ये जो दूसरा यूज है सेंटेंस में, हिज फादर वॉज इन द आर्मी, उसके पिताजी आर्मी में थे। क्लियर? स्थायी कार्य। तो यहां पर भी हिंदी अर्थ क्या निकलेगा हमें? दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लिंक को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि उनको भी इस वीडियो को देखने का मौका मिल सके। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट, यू वेंट टू शिमला इन विंटर। तुम शिमला गए, लेकिन कब गए? विंटर में गए, है ना। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस सेंटेंस में लिखा है विंटर। यू वेंट टू शिमला इन मुंबई, सॉरी, यू वेंट टू शिमला इन विंटर। तुम शिमला तो गए, लेकिन कब गए? विंटर में गए, है ना। तो यहां पर सीजन की बात हो रही है। तो यहां पर जब हमें सीजन बताना हो, या फिर हम इसको डायरेक्ट डिनोट करेंगे, सीधे हम यहां पर यह भी बोल सकते हैं समय अवधि। तो दोस्तों जब हमें समय अवधि बतानी हो तब भी हम क्या लगाएंगे? इन। तो ये हमें क्या बता रहा है? समय अवधि, कि यू वेंट टू शिमला इन विंटर। तुम शिमला तो गए, लेकिन कब गए? तो आपने बोला सर हम तो क्या है? विंटर में गए। क्लियर हुई बात? तो ये समय अवधि बता रहा है। अगले एग्जाम्पल को देखिए, दोस पीपल आर इन ट्रबल। आप आए मेरे पास और आपने बोला सर दोस पीपल आर इन ट्रबल। इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन अब इसका मतलब क्या है? दोस पीपल आर इन ट्रबल, वो लोग मुसीबत में हैं, है ना। वो लोग मुसीबत में है। तो यहां पर दोस पीपल का अर्थ होता है दो, वो लोग, और वो है किस में? तो वो ट्रबल में है। ट्रबल का मतलब होता है दोस्तों मुसीबत। ठीक, तो वो लोग मुसीबत में है। वो लोग क्या है? वो मुसीबत में है। कौन? वो लोग। तो किसी व्यक्ति की कंडीशन हम जब बताते हैं तो वहां भी दोस्तों हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। क्लियर? किसी व्यक्ति की स्थिति। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमें क्या बता रहा? किसी व्यक्ति की स्थिति बता रहा। अगला, दैट बॉय इज इन ब्लू शर्ट। मान लो आप क्लास में हैं और क्लास में बैठे हो, क्लास चल रही है, और मैंने आपसे बोला या आपने मुझसे पूछा या मुझे बताया कि सर कोई स्टूडेंट है, उसने कौन सा कलर पहना है। आपने मुझे कलर बताया कि सर ये व्यक्ति है, ये बंदा है, और ये इसने जो है ये कलर पहना हुआ है। तो दैट बॉय इज इन ब्लू शर्ट, वो लड़का ब्लू शर्ट में है, या फिर वो लड़के ने या उस लड़के ने ब्लू शर्ट पहना है। ठीक, तो यहां आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो सेंटेंस है ये हमें बता रहा है किसी व्यक्ति का ड्रेस। क्या बता रहा है? किसी व्यक्ति का ड्रेस। तो जब हम ड्रेस बताते हैं, वस्त्र बताते हैं, यूनिफॉर्म को हम बताते हैं कि किसने किस कलर का शर्ट या जो भी है कपड़े पहने हुए हैं, तो उन्हें हम किससे बताते हैं? इनसे। तो दैट बॉय इज इन ब्लू शर्ट, वो लड़का ब्लू शर्ट में है। यहां तक बातें क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से हमने समझा अभी इनको। इससे पहले हमने देखा था क्या? ऐट देखा था। ऐट क्या होता था? तो ऐट को हम पढ़ चुके हैं कि छोटे स्थानों के लिए होता है ऐट। क्लियर? और इन जो होता है ये बड़े स्थानों के लिए होता है, राज्य, शहर या फिर महानगर की अगर हम बात करें तो इन होता है। और भी यूजेस हमने इसके देखे, जैसे कि स्थायी कार्य हो जाए, या फिर समय अवधि बतानी हो, किसी व्यक्ति की कंडीशन बतानी हो, या फिर बताना हो हमें किसी का ड्रेस, तो हम क्या लगाते हैं दोस्तों? हम लगाते हैं इन। तो ये हमने समझा इनको। इसके बाद में आगे ले चलता हूं मैं आपको। तो इस तरह से आपको इस चित्र को समझना है, चित्र के द्वारा, कि ये जो चित्र है ये इसमें इन बना हुआ है। किसका बना है ये चित्र जो है इन है। ये जो फुटबॉल है ये किस फुटबॉल या बॉल है ये किस में है? तो आप बोलेंगे सर ये जो है ये बॉक्स में है। क्लियर? यहां तक बातें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमने देखा इन। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इस डायग्राम को देखिए, इस चित्र को देखिएगा ध्यान से। क्या समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा। ये चित्र इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको
ताकि आपको याद रह सके कि कौन सा प्रीपोजिशन किसके लिए होता है, ताकि एग्जाम में कम से कम हमारी मिस्टेक हो सके। क्लियर है? चलिए तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर आप देख रहे हैं एक बॉक्स दिख रहा है आपको। इस बॉक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक बॉल है। क्लियर? रेड कलर की बॉल आपको दिख रही है यहां पर, ऑरेंज कलर की। तो बॉक्स के ऊपर देखिएगा, ये जो बॉक्स है यहां पर बीच में, ये जो बीच में गैप आ रहा है, क्या ये इससे टच कर रही है बॉल? है क्या? नहीं है ना। तो यहां पर इस बॉक्स को जब हम देखते हैं और इस बॉल को देखते हैं तो बीच में हमें गैप मिल रहा है। क्या मिल रहा है? गैप। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बीच में आपको यहां पर डिस्टेंस दिख रहा है, दिख रहा है डिस्टेंस। क्या ये टच करती हुई? ऐसी तो नहीं है कि ये पूरे की पूरे यहां पर इसके ऊपर टच कर गई है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो यहां अगर हम समझें तो ये कंडीशन हो गई ओवर की। किसकी? ओवर की। हाँ जी दोस्तों, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं यहां पर ओवर प्रीपोजिशन की। किसकी? ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो, स्पर्श नहीं कर रही हो, बीच में गैप हो, उनमें अटैचमेंट ना हो, उसे हम कहते हैं ओवर। क्लियर? तो ये जो बॉल है ये भी बिल्कुल ओवर की ही कंडीशन हमें दिख रही है, अगर ये स्पर्श नहीं कर रही है तो बकायदा यहां आप देख रहे हैं ये बॉल इस बॉक्स के ऊपर है, बीच में यहां पर डिस्टेंस है, गैप है, जगह है ना। जैसे मैंने बोला मेरे दोनों हाथों के एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रख दिया तो दोनों के बीच में आप देखेंगे तो जगह है, लेकिन अगर मैं यहां रख दूं तो ये कंडीशन ओवर की नहीं होगी। मैं समझता हूं बातें क्लियर हो रही होगी आपको। तो ओवर का मतलब होता है ऊपर, लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो, स्पर्श नहीं कर रही हो, उसे हम कहते हैं ओवर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो ये हमने चित्र के द्वारा समझा कि ओवर होता क्या है। आगे देखते हैं। अब ओवर मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं यहां पर कि ओवर क्या होगा। तो ओवर याद रखिए के ऊपर होता है। ये क्या होता है? के ऊपर, लेकिन कैसा होगा दोस्तों? स्पर्श न करते हुए। स्पर्श न करते हुए। स्पर्श न करते हुए। बात क्लियर है यहां तक? तो याद रखना ओवर क्या होता है? के ऊपर होता है, या ऊपर भी हो सकता है, लेकिन हमने ब्रैकेट में लिखा है यहां पर स्पर्श ना करते हुए, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो, दूरी पर हो, अटैचमेंट ना हो। इज दैट क्लियर? चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर पहले एग्जाम्पल को देखिएगा, क्या लिखा है पहले में? द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग। पक्षी बिल्डिंग के ऊपर क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो मान लो कोई आपका भी घर है ना, घर के ऊपर अगर मान लो पक्षी उड़ रहे हैं तो असल में उनकी कंडीशन क्या है? क्या वो स्पर्श करके उड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्डिंग के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं? स्पर्श ना करते हुए, है ना। स्पर्श करेंगे तो बैठ ही जाएंगे, लेकिन उड़ने की बात की जा रही है तो बिल्डिंग से बकायदा वो कैसे है? ऊपर है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग। क्लियर है यहां तक? तो ओवर होता है क्या? ऊपर, लेकिन क्या है? स्पर्श ना करते हुए। आगे देखिए, द सेकंड नंबर एग्जांपल, द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड। पंखा हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। मैंने बोला आपसे पंखा हमारे सर के ऊपर क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड। पंखा हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तो लेकिन कैसे घूम रहा है? स्पर्श ना करते हुए। अगर मान लो आपके सर के ऊपर टकराया है पंखा तो सर अलग जख्मी हो जाएगा, है ना, और क्या होगा? वो घूमेगा नहीं। तो यही बात है कि यहां पर ओवर की, स्पर्श न करते हुए। तो पंखा हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। यू आर ओवर 23। तुम 23 के ऊपर हो। तुम 23 के ऊपर हो। यू आर ओवर 23। अब असल में यहां पर बात क्या हो रही है? तुम्हारी उम्र की बात हो रही है, आपकी उम्र की बात हो रही है कि यू आर ओवर 23। तो जब हमें एज बताना हो, लेकिन से ऊपर बताना हो, किसके अर्थ में? से ऊपर के अर्थ में अगर हमें एज बतानी हो तो हम क्या लगाते हैं? ओवर, से ऊपर या के ऊपर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो यू आर ओवर 23, तुम 23 के ऊपर हो।
यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। हिज सैलरी इज ओवर 15,000 रुपीज। आप आए मेरे पास और आप मुझे बता रहे सर यार वो जो मेरा दोस्त है, जो मेरा फ्रेंड है, उसकी सैलरी सर 15,000 के ऊपर है और मेरी तो सिर्फ 10 ही है। ठीक, तो हम यहां, आप मुझे क्या कर रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं कि आपका जो फ्रेंड है, जो दोस्त है, उसकी सैलरी के बारे में बता रहे हैं कि उसकी सैलरी जो है वो 15,000 के ऊपर है ना, या 15,000 से ऊपर है। तो यहां पर भी क्या है, ओवर। तो ये होता है हमारा ओवर। क्लियर हुई बात? तो ऐसी जगह पर भी यूज होता है। तो दोस्तों यहां तक हमने पढ़ा ओवर। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा, इसके बाद में हमने डिस्कस किया इनको, फिर देखा हमने एट, इन, और अब तीसरा जो था हमारा वो क्या था, ओवर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है आपको। ये क्लास रेगुलर रहेगी आपकी, और इसमें व्यापम के जितने भी एग्जाम्स से, स्पेशली मैं अगर बात करूं तो एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो व्यापम के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, सभी का सिलेबस पूरा का पूरा यहां पर आपका कवर हो जाएगा इंग्लिश का। बावजूद इसके अलावा अगर आप व्यापम का कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, जेल प्रहरी या फिर लेबर इंस्पेक्टर, सभी की इंग्लिश यहां पर आपकी कवर करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए इस डायग्राम को देखिए, इस चित्र को समझिएगा, देखिएगा ये चित्र ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इसमें। चित्र आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, क्या दिख रहा है आपको यहां पर? यहां आप देख रहे हैं दोस्तों एक टेबल है, और इस टेबल के ऊपर किताब है, ठीक, और एक छोटा सा गमला, और उसमें कुछ पौधा, आपको एक पौधा लगा हुआ नजर आ रहा है। क्लियर? तो दोस्तों ये है क्या असल में, मुझे आप बताइए यहां पर जो किताबें रखी है, मुझे आप बताइए यहां जो किताबें, जो बुक्स है यहां पर, इनकी कंडीशन दोस्तों असल में क्या है? ये जो बुक्स है या ये जो पौधा है, गमला रखा है यहां पर, ये असल में है कैसा? मतलब ये कि इसकी कंडीशन कैसी है, एक के ऊपर एक है, या हवा में तैर रहा है, या फिर टेबल के अंदर है? ये चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो बकायदा आप बोलेंगे सर यहां पर ये जो किताब है, ये जो किताबें रखी है, ये टेबल के ऊपर है ना? बिल्कुल यही बात है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि आप मुझे ये बताइएगा, ये जो गमला रखा है यहां पर, ये पौधे वाला, ये भी टेबल के ऊपर है, और ये असल में है कैसा? ये स्पर्श करती हुई कंडीशन है। कैसी है? स्पर्श करती हुई कंडीशन, है ना? तो टेबल के ऊपर हम बोल सकते हैं यहां पर किसके ऊपर? टेबल के ऊपर या फिर टेबल पर क्या रखिए? किताबें हैं, पौधा है ना, गमला है। तो जब दोस्तों एक वस्तु दूसरी वस्तु से स्पर्श हो जाए, सुनिएगा ध्यान से, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो, स्पर्श करती हो, तो दोस्तों उसके लिए हम लगाते हैं ऑन। क्या लगाते हैं? ऑन। यहां तक बातें क्लियर है? एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से क्या हो, स्पर्श कर रही हो, एक के ऊपर एक हो, अटैचमेंट में हो, दोनों के बीच में गैप नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उस कंडीशन में हम किसको लगाते हैं? ऑन को। बात क्लियर है? तो यहां पर ये जो किताबें हैं वो कैसी कंडीशन में है? ऑन की कंडीशन में। ये जो पौधा है ये कैसी कंडीशन में है? ऑन की कंडीशन में। क्लियर? चलिए, तो ये होता है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या फिर ऊपर, लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो, स्पर्श करती हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाएंगे दोस्तों? ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं। क्लियर? चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूं कि ऑन मतलब क्या होगा? ऊपर, लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु से स्पर्श होनी चाहिए। तो पहले एग्जाम्पल को देखिएगा क्या लिखा है। पहला उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है यहां पर दोस्तों, ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। क्या लिखा है? ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। तो जिस तरह से अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि यहां पर देखिएगा
कि जो किताबें हैं ये कैसी रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो एग्जाम्पल हमारा यही था, ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। तो सारी की सारी किताबें, सभी किताबें कैसी है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। तो ये पहला क्लियर हो गया, ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, सारी की सारी किताबें टेबल के ऊपर रखी हुई है। मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर अगर हम देखें, ये ऑन लगा हुआ है, ये ऑन किससे पहले लगा है, तो यहां पर टेबल के पहले लगा है। किससे पहले लगा, टेबल के पहले। तो द टेबल यहां पर क्या है, आपका नाउन है। आगे देखते हैं, सम ऑफ देम केम ऑन संडे, उनमें से कुछ संडे को आए, उनमें से कुछ संडे को आए। तो यहां अगर हम देखें तो यहां पर भी ऑन लगा है, यहां अगर हम देखें तो ये संडे जो है ये हमारा क्या है, यहां पर नाउन है। ठीक, वो आए तो है लेकिन संडे को आए। अब इसका ये मतलब नहीं है सर वो संडे पर आए, चिपक के आए क्या संडे पर, कि संडे पर पैर रख के आए, नहीं ऐसा नहीं। ऐसा तो नहीं बोलते ना कि संडे पर आए या फिर मैं मंडे पर जाऊंगा, नहीं, हम संडे को जाएंगे, हम मंडे को आएंगे, जो भी है। तो इस तरह से यहां पर जो डेज होते हैं दोस्तों, जो डेज होते हैं, जो डेज होते हैं दिन, संडे से लेके सैटरडे तक जितने भी दिन होते हैं, है ना, इन दिनों के लिए हम, डेज के लिए हम लगाते हैं ऑन। और इस ऑन का दोस्तों अर्थ निकलता है को। क्या निकलता है, को। मैं समझता हूं यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों पहला जो था हमारा ऑन मतलब होता है स्पर्श करते हुए। बाद में हमने देखा दूसरा जो यूज है वो क्या है, जब हमें दिन बताने हो तो हम क्या लगाएंगे, ऑन। तो यहां पर ऑन का अर्थ क्या निकला, को। नेक्स्ट देखिए अगला जो एग्जांपल है वो क्या है, अगले उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 27 सितंबर, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 27 सितंबर। क्या बात हो रही है, जो मीटिंग है वो आयोजित की जाएगी कब, 27 सितंबर को। कब आयोजित की जाएगी, 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी। क्लियर? तो यहां अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप बोलेंगे सर यहां पर बकायदा यहां पर तारीख की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तारीख। तो दोस्तों याद रखिएगा तारीख के लिए भी हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक। तो पहला ऑन मतलब होता है स्पर्श करते हुए, पर या ऊपर। बाद में हमने देखा दिन के लिए हम ऑन लगाते हैं, फिर हमने समझा तारीख बताने के लिए। यहां तक बातें क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से हमने आज 4 प्रीपोजिशन को डिस्कस किया है, हमने समझा है, पढ़ा है। हमने किस किस को पढ़ा, सबसे पहले हमने दोस्तों पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों एट। थोड़ा सा मैं इसको फिर से आपको बता देता हूं शॉर्ट में। सबसे पहले हमने पढ़ा था एट को। तो एट में हमने देखा कि भैया कोई छोटी छोटी जगह है, अगर आप काम पर हो तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ हम ऑफिस में है, तो छोटी जगहों के लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। फिर अगर हम बात करें स्कूल की, मान लो आप स्कूल में, आपका कोई भाई स्कूल में है, तो स्कूल भी कैसी जगह हो गई दोस्तों, छोटी जगह हो गई। तो दोस्तों छोटी जगहों के लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। ठीक। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर घर पे। तो अगर आप घर में हो, किसी का फोन आया आपके पास, आपके किसी दोस्त का या किसी रिश्तेदार का, और उन्होंने पूछा वेयर आर यू, तो हम क्या बोलते हैं कि वी आर एट होम। तो छोटी जगहों के लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। ठीक है। बाद में हमने एट के और भी यूजेस देखे। उसमें क्या देखा हमने, एज के लिए होता है, एज के लिए होता है, टाइम के लिए होता है, स्पीड बतानी हो हमें, उम्र बतानी हो, बाद में लक्ष्य बताना हो, तो हम दोस्तों क्या लगाते हैं, एट को लगाते हैं। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था दोस्तों इन में मैंने आपको चित्र बताया था कि चित्र, ये जो गेंद है, ये जो बॉल है, ये जो फुटबॉल है, ये किस में है, ये बॉक्स में है, ये बक्से में है ना। तो जो इन होता है उसका अर्थ क्या होता है, में होता है। लेकिन असल में ये किसके लिए होता है, जिस तरह से हमने पढ़ा दोस्तों एट छोटी जगहों के लिए होता है, स्मॉल प्लेसेस के लिए होता है, उसी तरह बड़ी जगहों के लिए, राज्य, शहर या फिर महानगर के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। और इनका जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, में होता है। यहां तक बातें क्लियर है? आगे और भी मैंने बताया आपको कि जब हमको स्थायी कार्य बताना हो, समय अवधि बताना हो, है ना, उसके अलावा किसी व्यक्ति की कंडीशन बतानी हो, ड्रेस बताना हो, तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। आगे फिर हमने डिस्कस किया था ओवर। मैंने आपको बताया था कि ओवर, यहां पर ये जो बॉल है ये क्या हो रही है, ऊपर है। बॉल की कंडीशन क्या है, इसके जस्ट ऊपर है। तो इस बॉक्स के ऊपर है ये बॉल, स्पर्श कर रही क्या, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो, अटैचमेंट में ना हो, स्पर्श करती हुई नहीं हो, बीच में गैप हो दो वस्तुओं के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं,
ओवर कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मैंने बताया आपको, फिर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि ओवर को, ठीक, और फिर ऑन। ऑन भी मैंने आपको बता दिया कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो, स्पर्श करती हुई कंडीशन हो, दोनों वस्तु एक दूसरे से चिपकी हुई हो, ऐसी कंडीशन कई बात हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन। जैसे ये किताबें रखी हुई है, किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, तो ऑन है। ये गमला रखा हुआ है तो ऑन है। ये पौधा रखा है तो क्या है, ऑन है। मेरे दोनों हाथ एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, तो ये कंडीशन भी दोस्तों किसकी है, आप कहेंगे ऑन की। यहां तक बातें क्लियर? आगे तो ये था ऑन हमारा। फिर ऑन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखना है, जो एग्जाम्स में जहां से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, वो आपको याद रखना है कि यहां पर दिन पूछे जाते हैं आपसे, तो दिन के लिए भी क्या लगता है, ऑन। तारीख पूछे तो तारीख के लिए भी क्या लगाएंगे, ऑन। बात क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये था ऑन। चलिए अब यहां पर हम कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं, ठीक है। 4 प्रीपोजिशन आज हमने डिस्कस किए हैं, उन चारों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं यहां पर, इन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इस तरह से बनते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि यही आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं टाइप्स बता रहा हूं कि हाँ इस तरह से बनते हैं क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस है यहां पर, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर दिया है दोस्तों आपके लिए, द डॉग स्नैप्ड डैश हिम एंड कॉट हिज लेग। The dog snapped dash him and caught his leg। 4 प्रीपोजिशन आज हमने पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, उनमें से ऑन, एट, ओवर, इन, यही 4 ऑप्शन हैं, ठीक। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सोचिएगा क्या आएगा, ऑन हो सकता है क्या, ऑन हो सकता है क्या, एट, थर्ड नंबर ऑप्शन ओवर, and the last which is given over here in। is that clear? तो इस तरह से 4 ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल है, देखना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, द डॉग स्नैप्ड डैश हिम एंड कॉट हिज लेग। तो दोस्तों जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, बाद में हम उसका हिंदी समझने की कोशिश करेंगे, और फिर तीसरी प्रोसेस जो होती है हमारी दोस्तों, हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना है वहां पर कि सेंटेंस के हिसाब से बोलना क्या चाह रहा है, कौन सा प्रीपोजिशन, वहां पर रूल्स हमें थोड़े से हमारे माइंड में होने चाहिए, वैसे तो कंप्लीटली पता होना चाहिए। चलिए तो देखिएगा, कुत्ता खालिस्तान, उसके ऊपर और उसकी टांग को, बस ज्यादा हिंदी नहीं बताऊंगा नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको कोशिश करनी है, मैं तो बताऊंगा ही यहां पर, और हुई बताने के लिए। चलिए तो यहां पर ऑन हो सकता है क्या, क्या ऑन ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑन अगर लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, कुत्ता उसके ऊपर चिपका ही है, अभी निकला ही नहीं है बाहर, है ना। कुत्ता उसके ऊपर कूदा और उसको क्या है, चिपका हुआ, अभी बाहर ही नहीं निकला, उसका जो मुंह है अभी भी पैर के अंदर फंसा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन ये नहीं है। दूसरा, एट हो सकता है क्या दोस्तों, एट होता है पर या में। तीसरा, ओवर, ओवर हो सकता है क्या, डी वाला इन हो सकता है क्या, कुत्ता उसके ऊपर कूदा और अभी भी क्या, उसके दांत अंदर ही गड़े हुए, बाहर ही नहीं निकले, है ना। फिर ये ओवर वाला। तो अब देखना यहां पर बी और सी में, तो यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है, लक्ष्य हो रहा है। क्या हो रहा है, लक्ष्य। हाँ जी बिल्कुल, यहां पर टारगेट किया जा रहा है कि कुत्ता उसके ऊपर कूदा या उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसकी टांग को पकड़ा, है ना। और नहीं आए समझ में तो बकायदा आप किसी कुत्ते के ऊपर पैर रख दो, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए तो यहां पर क्या है, कुत्ता उसके ऊपर कूदा। तो मेरी बात सुनिएगा, अभी हमने बात की थी कि लक्ष्य भेदने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एट। तो कुत्ते ने बकायदा वहां पर टारगेट किया कि भैया इसके ऊपर कूदना है, इसके ऊपर मेरे को झपट्टा मारना है, कूदना है, उसकी टांग को पकड़ना है। तो यहां पर लक्ष्य वाली बात हो रही है। तो जब भी हम टारगेट करते हैं, लक्ष्य करते हैं, तो दोस्तों हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। क्लियर। तो यहां पर दोस्तों क्या आएगा, एट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मेनी कलरफुल बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द ट्री। कई रंग बिरंगी पक्षी उड़ रहे हैं, खालिस्तान पेड़।
अब ये तो इजी है, ये तो देखते से ही लगना चाहिए आंसर। तो क्या है, ऑन हो सकता है क्या, एट, ओवर, इन। तो यहां पर दोस्तों बाकायदा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओवर। ठीक, तो यहां पर ओवर राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को समझा है, यहां पर इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज हमने प्रीपोजिशन स्टार्ट किया था और 4 प्रीपोजिशन को हमने डील किया आज। और दोस्तों इसी तरह से आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलर इस YouTube चैनल पर रहेगी। ठीक है, और समय जो रहेगा वो रहेगा इसी समय शाम को 5 बजे। व्यापम की सभी एग्जाम्स, स्पेशली अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की जितनी भी एग्जाम्स होती है जो कि व्यापम द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, वो सारा सिलेबस आपका इस क्लासेस में, इन क्लासेस में कवर करवाया जाएगा। और इसके अलावा भी जो भी एग्जाम्स, जैसे कि आपका सब इंस्पेक्टर हो गया, लेबर इंस्पेक्टर हुआ, या फिर आपका जेल प्रहरी हुआ, सभी एग्जाम्स की जो इंग्लिश होती है, जो व्यापम की इंग्लिश होती है, वो यहां पर इन क्लासेस के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लियर। चलिए, तो दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकायदा इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।